बीए भाग थर्ड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित हिंदी साहित्य का ये एपिसोड है। और इस एपिसोड से बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं वो सभी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी उपन्यास और कहानी से संबंधित है। इसके पूर्व के उद्बोधन और एपिसोड में मैं आपको उपन्यास अथवा कहानी के विभिन्न तत्वों के बारे में चर्चा कर रहा था। यह जो एपिसोड है यह भी उपन्यास के तत्वों के विषय में है। इसके पूर्व के जो वीडियो हैं उनमें हम आपको उपन्यास के 3 तत्वों के बारे में बता चुके हैं। पहला तत्व कथानक, दूसरा पात्र और चरित्र, तीसरा कथोपकथन और संवाद। इन तीनों तत्वों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से जो रचनाकार होता है वो उसके मन में जब कोई विचार, कोई भावना या कोई घटना कल्पित होती है तो उस घटना को वो एक कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। उस कलात्मक अभिव्यक्ति को वह एक साहित्यिक रूप देकर के कथानक के रूप में या अपनी रचना के विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। तथा जब कथानक तैयार हो जाता है, घटना की रचनात्मक अभिव्यक्ति होने लगती है तो उसे पात्र अथवा चरित्र व्यवहारिक रूप में परिणित करते हैं। उसे अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं और वही पात्र और चरित्र आपसी वार्तालाप के द्वारा, आपसी संवादों के द्वारा उस रचना को पूरी तरह आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इन 3 तत्वों के साथ साथ अगला जो तत्व होता है उपन्यास अथवा किसी भी रचना का, वो होता है देश, काल और वातावरण। देखिए आप, देश, काल और वातावरण का जहाँ तक सवाल है कि कोई भी रचनाकार, क्योंकि साहित्य के विषय में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यानी कि कोई भी जो रचनाकार अपनी जो रचना रचता है वह समाज से अपने अनुभव लेता है, उन अनुभवों को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के बल पर अपने अनुसार उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति करता है। तो रचनाकार समाज में जैसा अनुभव करता है, जैसा देखता है, जिस प्रकार का चारों ओर उसके वातावरण होता है, उन सारी चीज़ों से देखकर, समझकर और अनुभव लेकर अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, देश, काल, वातावरण यानी कि उपन्यास की जो रचना होती है उसमें देश, काल, वातावरण को भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। अब सवाल यह है कि देश, काल, वातावरण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, देश, काल, वातावरण का मतलब यह है कि जो घटना की अभिव्यक्ति हो रही है, जिस कथानक की अभिव्यक्ति हो रही है, पात्र जिस घटना को या जिस कथानक को अपने में रूपायित करके प्रकट कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, पात्र आपसी संवादों के द्वारा जिस कथानक को गति प्रदान कर रहे हैं, उसके चारों ओर का वातावरण क्या है। यानी निश्चित रूप में जो घटना घटित होगी वो कोई न कोई स्थान तो होगा ही होगा, चाहे वो जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे प्रकृति हो, या बाह्य वातावरण से संबंधित हो या किसी आंतरिक वातावरण से संबंधित हो। तो वो जो स्थिति है कहीं ना कहीं तो घटित होगी होगी। तो जिस स्थान पर कथानक घटित होता है, जिस स्थान के ऊपर पात्र उस कथानक को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं अथवा अपने संवादों के माध्यम से जिन स्थितियों को प्रकट करते हैं, वो सारी की सारी स्थितियां जब रचना में हमें दिखाई देती है तो उन्हीं को हम देश, काल अथवा वातावरण के रूप में मान सकते हैं या समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप, देश, काल और वातावरण निश्चित रूप में उपन्यास का एक अनिवार्य तत्व होता है। इसके अभाव में हम किसी भी रचना का सार्थक और सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो रचना होती है, जब उसमें रचनाकार अपने समय की अभिव्यक्ति प्रदान करता है, अब देखिए, समय की जो अभिव्यक्ति होती है रचनाकार के दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है। क्योंकि रचनाकार, हम देखते हैं कि कई प्रकार के उपन्यास या कहानी अगर विषय वर्गीकरण की दृष्टि से हम देखें अथवा घटनाक्रम की दृष्टि से देखें तो उनके कई आधारों पर वर्गीकरण किए जाते हैं।
ऐतिहासिक है, सामाजिक है, पौराणिक है, या समसामयिक विषयों पर आधारित वे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हम देखते हैं कि जो रचनाकार होता है वो कालजयी होता है, वो समय के सभी पक्षों को अनुभव करने की क्षमता रखता है। कई उपन्यास, कई रचना हम देखते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती है। तो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होने के कारण उनमें इतिहास से संबंधित जो वातावरण होता है, रचनाकार तो आधुनिक है, रचनाकार तो आज के समय का है, लेकिन जब वो अपनी रचना को लिख रहा है, अपनी रचना का निर्माण कर रहा है, तो उसके जहन में, उसके मन मस्तिष्क में उसी समय का वातावरण तैयार होता है जिस काल को लेकर के वह अपनी रचना को लिख रहा है, अपनी रचना का निर्माण कर रहा है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक उपन्यासकार होता है, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार आज के आधुनिक काल में हो रहा है, लेकिन वह इतिहास की दृष्टि को बनाए रखते हुए अपने उपन्यास में, अपनी रचना में भी क्या कर रहा है, वो ऐतिहासिक वातावरण को ही निर्मित कर रहा है। या यूं मान के चलिए कि जैसे कोई भूतकाल का रचनाकार है, उसकी कालजयी दृष्टि अगर भविष्य को और आगत को पहचान लेती है तो निश्चित रूप में वो उसी प्रकार की काल्पनिक स्थितियां भी वर्णित कर सकता है। मैं आपको जैसे उदाहरण देना चाहता हूं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ऐतिहासिक उपन्यासकार है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के अंदर, या जयशंकर प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में जिस प्रकार का वातावरण सृजित किया है वह हमें इतिहास की ओर ले जाता है। किंतु कई रचनाकार ऐसे हैं जो वर्तमान में हैं, लेकिन भविष्य के बारे में उनकी क्या कल्पनाएं, हमारा भविष्य का जीवन कैसा होगा, विज्ञान की विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कैसी होंगी, उन सब के बारे में वो किस प्रकार का काल्पनिक वर्णन करते हैं, वो भी एक स्थिति होती है। गिरिजा कुमार माथुर ने कल्पांतर नामक रचना रची है, यद्यपि उनका काव्य प्रबंध है, किंतु हम देखते हैं किस प्रकार का एक भविष्य की उन्होंने वैज्ञानिक कल्पना की। कई लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे जो वैज्ञानिक कथाकार हैं हरि कृष्ण देव सर, बाल मनोविज्ञान पर लिखा है उन्होंने काफ़ी कुछ, और विज्ञान से संबंधित जो कहानियां हैं, विज्ञान से संबंधित जो उपन्यास हैं उन्होंने लिखे हैं, बिल्कुल काल्पनिक है, आज के समय पर आधारित है, किंतु उन्होंने जिस प्रकार का जो वर्णन किया है अपनी रचनाओं के अंदर वो देखने योग्य है कि किस तरीके से विज्ञान पर आधारित हमारा भविष्य का जीवन कैसा होगा, कैसे स्थितियां हमारी होंगी, कैसे हमारे वस्त्र होंगे, कैसा हमारा आचार व्यवहार होगा, कैसा हमारा खान पान होगा, किस प्रकार से हमारे जो रहन सहन के जो तौर तरीके होंगे वो सारे के सारे कितने परिवर्तित हो जाएंगे। उन्हें अन्य ग्रहों के जीवन की कल्पनाएं की और अन्य ग्रहों के जीवन की कल्पनाएं करके किस तरीके से उन्होंने अपने उपन्यासों में, अपनी बाल कहानियों में एक वातावरण का निर्माण किया है, वो बड़ा अनुपम है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कोई भी रचना जब रची जाती है तो उस रचना के अंतर्गत जो वातावरण होता है वो वातावरण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब कथानक का सामंजस्य वातावरण से बैठेगा तभी वो कथानक उस रचना को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बना पाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों में असामंजस्य है, उसमें पूरी तरह अगर मेल नहीं होता है तो ठीक है, रचना रची जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है, समझी भी जा सकती है, लेकिन जो प्रभावकारिता उसमें आना चाहिए वो प्रभावकारिता उसमें नहीं आ पाएगी। अब देखिए, रचनाकार जो होता है अपनी रचना में जो वातावरण का निर्माण करता है तो वो वातावरण का निर्माण प्राय दो तरीकों से हम सामान्य दृष्टि से समझ सकते हैं। प्रथम बाह्य वातावरण और दूसरा होता है आंतरिक वातावरण। बाह्य वातावरण को बिल्कुल सीधे सीधे हम छात्रों की भाषा में समझा सकते हैं कि बाहर से दिखने वाली जो चीज़ें होती है, जिनका जो उल्लेख किया जाता है, जिनका जो वर्णन किया जाता है, उन्हें हम बाह्य वातावरण के संदर्भ में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जब हम कोई नाटक या कोई एकांकी या कोई कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें रचनाकार कोई वर्णन करता है कि जैसे उदाहरण के लिए कि भाई एक कमरा, पात्र आता है, एक कमरा बना हुआ है, कमरे में सोफा लगा हुआ है, उसमें एक पंखा भी लगा हुआ है, एक तरफ पर्दा है, एक तरफ विंडो है, एक तरफ खिड़की है, या उसमें दो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, वहाँ एक चित्र लगा हुआ है। इस प्रकार की जो बाह्य स्थितियाँ होती है, उन बाह्य स्थितियों का जब वर्णन किया जाता है तो उसे हम बाह्य वातावरण के रूप में मानते हैं। तो ये जो बाह्य वातावरण होता है, ये बाह्य वातावरण क्या करता है, रचना की जो भौतिक स्थितियाँ होती है, रचना का जो बाह्य रूप होता है, उस बाहरी रूप को प्रकट करने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरा हम देखते हैं कि आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण की जो स्थिति होती है, वो आंतरिक वातावरण की स्थिति क्या होती है, वो रचनाकार और जो पात्र होते हैं उन पात्रों के मनोभावों पर आधारित होती है। यानी कि पात्र के
जो मन के विचार हैं, उसकी जो मानसिक स्थितियां हैं, उन मानसिक स्थितियों को किस प्रकार से रचनाकार प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने में समर्थ होता है और उनके प्रतीक बना करके जैसे हमारे सामने वो व्यक्त करता है, तो उन प्रतीकों के माध्यम से समझने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम मानसिक वातावरण की स्थिति में मान सकते हैं। देखिए, मानसिक वातावरण जो होता है वो, जैसे उदाहरण के लिए जैनेन्द्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैनेन्द्र हमारे बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे हैं। उनके जो पात्र होते हैं, उनके पात्र मानसिक अधिक होते हैं, भौतिक कम होते हैं। वो मनश्चक्षुओं के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपने संकेतों के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट करते हैं। तो जैनेन्द्र ने अपने पात्रों के माध्यम से जो वातावरण का निर्माण किया है उसे हम एक प्रकार से मानसिक वातावरण के सृष्टि में मान सकते हैं। देखिए, मानसिक वातावरण में ज़्यादातर रचनाकार क्या करता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रयोग करता है। यानी कि कोई भी जो पात्र होता है, उस रचनाकार, वह रचना का पात्र बैठे बैठे अपने मन में कोई कल्पनाएं करता है, अपने मन में स्मरण शक्ति के आधार पर अपना जो इतिहास होता है, अपना जो भूतकाल होता है, उसको समझने देखने का प्रयास करता है। और समझने देखने का प्रयास करता है तो उसके अनुसार जो वातावरण का निर्माण होता है वो सारी की सारी स्थिति हमारी मानसिक वातावरण के अंतर्गत आती है। मानसिक वातावरण की जहाँ तक स्थिति है, यह केवल भूतकालीन स्थितियों पर ही नहीं बल्कि भविष्य के जो स्वप्न होते हैं, यानी स्वप्न दृष्टा रचनाकार जो होते हैं, हम भविष्य की कल्पनाओं के आधार पर भी इस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, देश काल वातावरण उपन्यास के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि वातावरण का जो सामंजस्य होता है वही उस रचना को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। तो उपन्यास के विभिन्न तत्वों में देश काल वातावरण भी एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व होता है। देखिए, देश काल वातावरण की जहाँ तक स्थिति है, आज के जो उपन्यास, नए उपन्यास हम देख रहे हैं, इन नए उपन्यासों में तो केवल यह स्थिति है कि वातावरण के माध्यम से ही हम पात्रों की विकल्पना करते हैं, पात्रों के जो भाव हैं, पात्रों के जो विचार हैं, उन सारी स्थितियों को भी देखा परखा जा सकता है। कमलेश्वर की एक कहानी का मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे, बयान। उसमें किस तरीके से एक स्त्री होती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। रचनाकार जब उसका पाठक जब उस कृति को पढ़ने का जो प्रयास करता है तो पढ़ते पढ़ते उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगते हैं कि भाई कहानी की जो भौतिक स्थिति है अप्रकट होगी, अब वो आगे और की स्थिति स्पष्ट होगी, किंतु ऐसा नहीं होता। वो जो नायिका है उसकी, वो नायिका अपनी भावनाओं को एक ही प्रक्रिया के अंदर लगातार जो व्यक्त करती जाती है और इतने में जो कहानी समाप्त हो जाती है। तो उसमें नहीं तो किसी प्रकार के पात्रों का कोई ज़्यादा वार्तालाप देखने को मिलता है, नहीं कोई स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जो भावनाओं के माध्यम से उस सारी स्थिति का निर्माण किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देश काल और वातावरण, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार जो कथानक की रचना होती है और उन परिस्थितियों का निर्माण करते हुए रचनाकार उस कथानक में सारी परिस्थितियों को व्यक्त करता है, तभी जाकर के जो कोई भी रचना होती है वो अपनी परिपूर्णता को प्राप्त होती है और यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसीलिए देश काल और वातावरण को भी उपन्यास या किसी भी रचना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है।